वालेकुम अस्सलाम सुहा एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम मरीबा। अल्लाह का शुक्र आमना, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरीबा, अल्लाह का शुक्र। और वही ट्यूसडे से तो अब आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? चलिए अच्छी बात है। इतने महीनों की छुट्टी भी लगता है जाग लगने लग गई है आप लोगों को। चलिए अच्छा है कि चेंज आ गई और अब दोबारा बंद ना हो। जान छुट्टी लॉकडाउन से, हाँ भाई। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम अनुषा। अब बेटा जैसा कि आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं उससे, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। सही है? ये बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए आपको पिछले टॉपिक्स पता हो, पिछले टॉपिक्स पढ़े हुए होने चाहिए तो आपको आगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? तो एक छोटा सा टेस्ट मैंने प्रिपेयर किया है। 5 क्वेश्चन है और कितने स्टूडेंट्स हैं? 17 बच्चे हैं। मैं गिनूंगी, 17 के 17 का जवाब आना चाहिए मेरे पास। सही है? मैं काउंट करूंगी यहाँ पे कितने बच्चों का जवाब आया। मेरी आवाज हल्की आ रही है? अब आवाज सही है बिस्मा? ओके। बस अजान शुरू हो गई, अभी अजान खत्म हो तो फिर हम शुरू करते हैं टेस्ट। चले भाई स्टार्ट करें आप लोग। वरीशा आपकी आज पहली क्लास है क्या ये? तो ठीक है, आप लोग अभी इस टेस्ट का पार्ट ना बने, मैं टेस्ट के बाद आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करती हूँ। सही है? 2 बच्चों के जवाब आए अभी तक, बाकी 15 बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? बल्कि अब तो 16 होने चाहिए। 15 बच्चे क्या कर रहे हैं बताएं?
बच्चों ने इस सवाल को गलत समझा है या फिर सबने एक दूसरे की देखा देखी गलत जवाब दिया? और से पढ़े इस क्वेश्चन को। रहीमा कह रही है बी, रहीमा ने चले चेंज जवाब दिया, बट रहीमा आपका जवाब भी गलत है। सोहा कह रही है डी, बिस्मा भी कह रही है डी, मुस्कान कह रही है ए। बेटा लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में आप जानते हैं ना, मैग्निफिकेशन पावर उसकी कितनी होती है? 10,000। ये मैंने एक जीरो कम लगाया भाई, 10,000x to 15,000x होती है। लाइट वेट होता है वो, सही है। हाँ आयशा आप सही कह रही है, उसकी 15,000 होती है, लेकिन मैं अभी उसका भी एक रीजन पेश करती हूँ आपके सामने। जिसकी फर्स्ट क्लास है वो टेंशन ना ले भाई, सही है। बस वो टेस्ट का पार्ट नहीं है, बाकी फिर मैं अभी आप लोगों से बात करती हूँ टेस्ट के बाद। लाइट वेट होता है वो, और कंट्रास्ट उसका फीचर होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में आप स्टेन डालकर पढ़ सकते हैं। वैसे तो ऊपर वाला जवाब मुझे 15,000 लिखना था, लेकिन मैंने गलती से 1500 लिख दिया। बट सोचने वाली बात यह है बेटा कि अगर दो जवाब सही आ रहे हो और ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हो, तो आप क्या मार्क करेंगे? ऑल ऑफ द अबव ही मार्क करेंगे। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो, बट जब दो आंसर्स बिल्कुल सही है, आपको पता है कि लाइट वेट भी होता है और कंट्रास्ट उसका फीचर होता है, तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बच्चे अभी भी रह गए। एग्जैक्टली द आंसर इज ए। परमिएबल मेम्ब्रेन सबको पास होने देती है। यहाँ पे आपने सेल वॉल की जो लेयर्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मिडिल लेवल सबसे बाहर होती है, देन प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी वॉल। वेरी गुड, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा।
आयशा, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा जवाब है जो प्रोकैरियोटिक सेल को इंडिकेट करता है। आपने ये पॉइंट तो मैंने कल पढ़ाया ही नहीं था, आपने कैसे अंदाजा लगाया? अब सुने भाई, आमना ने भी जवाब रीजन बिल्कुल सही दिया है भाई, और जवाब आप सबने बिल्कुल सही दिया, एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, ऑल्दो मैंने कल ये पॉइंट पढ़ाया नहीं था, सही है, बट मैंने जानबूझ के इसको इसीलिए डाला है एमसीक्यूज के अंदर ताकि मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं आपके सामने। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमेशा एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने आमना, वेरी गुड। और आयशा की जो लॉजिक है ना, आयशा खुर्रम की, वो भी बिल्कुल सही है, बड़ा जबरदस्त एक लॉजिक इन्होंने लगाई है। पहले मैं आमना वाले आंसर की बात करती हूँ, फिर आयशा के जवाब पे आऊंगी जो रीजन इन्होंने दिया। बहरहाल, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कभी भी, अब आवाज आ रही है फातिमा आपको? ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमेशा एक न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम पाया जाएगा बस, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कभी भी अनपेयर्ड क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, यानी क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होंगे, 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, समझ रहे हैं आप लोग बात? पेयर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोई पेयर शेयर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। ये पॉइंट कल मैंने नहीं समझाया था आपको। ये तो हो गया आमना वाला जवाब। अब आयशा ने एक बड़ी जबरदस्त लॉजिक लगाई है। एमसीक्यू सॉल्व करने के बड़ा 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आपको करेक्ट जवाब पता हो कि भाई हाँ यही सही जवाब है। दूसरा ये होता है कि आपको गलत जवाब पता हो। आयशा ने बोला कि ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों किसमें होते हैं? यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में होते ही नहीं है। तो हो सकता है इनको ना पता हो कि क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में होता है या नहीं होता, बट इनको ये पक्का पता है कि ये जो ए, बी और डी आंसर्स है ये प्रोकैरियोट में लाजमी नहीं होते। तो बचा कौन सा आंसर? सी। वही क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? तो एमसीक्यू 2 तरीके से करना आना चाहिए आपको। आयशा, आपको क्लियर हो गया आंसर? आपको समझ नहीं आया था ना क्वेश्चन, अब समझ आ गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने ट्रू ऑप्शन बताना है कि सच सही ऑप्शन क्या है। दो रह गए बच्चे अभी भी, जल्दी जल्दी जवाब दे भाई। सबने दे दिया शायद जवाब, मेरी काउंटिंग में लग रही है। एग्जैक्टली, दो दे दिए, एनिमल्स एग्जांपल भी हैं और उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी पाया है। सर करेक्ट ऑप्शन है सी, वेरी गुड। अच्छा जी, तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? सेल मेमोरी। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये एनिमल्स और प्रोटोजोन्स के अंदर आउटरमोस्ट लेयर है,
जैसे हमने कल सेल वॉल में पढ़ा था ना कि वो नॉन लिविंग होती है। इन कंट्रास्ट टू सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग लेयर, इट्स अ लिविंग मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है बेटा? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है गुजरने देना और बाकी दूसरे सब्सटेंसेस क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। सही है? क्यों होती है सेमी परमिएबल? इसका जवाब बताएं भाई। सेमी परमिएबल क्यों होती है ये? एग्जैक्टली, एक्सीलेंट आंसर जोहा और आयशा, क्योंकि ये लिविंग लेयर होती है। सही है? लिविंग के पास ये सलाहियत होगी कि वो कुछ सब्सटेंसेस को गुजरने दे और बाकी सब्सटेंसेस को रोक दे। सही है भाई? अब आ जाते हैं इसकी कॉम्पोजिशन पे। जैसे हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था कि प्लांट के अंदर अलग चीज से बनी हुई है, बैक्टीरिया में अलग बनी हुई है, फंजाई के अंदर अलग बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होता। दुनिया में जितने सेल्स पाए जाते हैं सबकी सेल मेम्ब्रेन दो ही चीजों से बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ये बात याद रहेगी सबको। सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड क्या होता है? नहीं आमना और हुमा, मैं लेयर्स का तो पूछ ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ फॉस्फोलिपिड कौन सा कंपाउंड है, क्या होता है फॉस्फोलिपिड, कैसे बनता है? आप जवाब दिया ना हुमा ने, एक्सीलेंट आंसर। फॉस्फोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक मिनरल होता है। और लिपिड्स का मतलब क्या है? फैट। तो जब फॉस्फोरस रिएक्ट करता है लिपिड के साथ तो नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है? फॉस्फोलिपिड। सही है? फॉस्फोरस जब लिपिड से रिएक्ट करता है, यानी चिकनाई से, फैट से जब रिएक्ट करता है तो फॉस्फोलिपिड बनता है। और तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है बेटा? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्रोटीन्स? चैप्टर नंबर 1 में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रोटीन्स क्या होता है। कहाँ है भाई? जल्दी जल्दी आंसर दे। न्यूट्रिएंट्स तो है बेटा, बट न्यूट्रिएंट्स तो फिर फैट्स भी है, न्यूट्रिएंट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स भी है। प्रोटीन कैसे न्यूट्रिएंट्स है ये पूछ रही हूँ। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, ये आप लोगों का जवाब आया ना, एक्सीलेंट आंसर। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यानी इनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन का कंपाउंड मौजूद होता है इनके अंदर। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स। सही है? सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बन रहा है। अब हम लिखा हुआ देखने से पहले हम सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था ना बेटा, वो दो साइंसदानों ने पेश किया था, उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। अभी आगे लिखा हुआ आएगा, आप लोग चाहे तो उसको कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आप लोग बेहतर समझे। अभी हम पहले पिक्चर समझ लेते हैं। तो सिंगर और निकोलसन दो साइंसदान थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पेश किया, और उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या बोला? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सही हुई? इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल में उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड कैसा होता है? लिपिड बाइलेयर होता है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें
अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको लिपिड की दो लेयर्स नजर आएंगी, एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही। तो यानी सेल मेम्ब्रेन कैसी लेयर है बेटा, लिपिड बाय लेयर है। बाय का मतलब क्या होता है, दो लेयर्स, सही है। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाय लेयर। अब आ जाते हैं हम एक सिंगल लेयर पे। अगर आप एक सिंगल लेयर को देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप इस लेयर को देखें तो इसमें कौन मौजूद है, फॉस्फोलिपिड मौजूद है। फॉस्फोलिपिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है सबको, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का। तो फॉस्फोलिपिड के बेटा दो पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो हेड वाला पार्ट है, वो कौन सा है, फॉस्फोरस। हेड वाला पार्ट किससे बनता है, फॉस्फोरस से बनता है। और जो ये टेल आपको नजर आ रही है ना, ये टेल किससे बनती है, लिपिड से बन रही होती है, सही है। फॉस्फोलिपिड में जो ये सॉरी फॉस्फोलिपिड के अंदर जो ये हेड वाला पार्ट है ये बनता है फॉस्फोरस से, और जो ये टेल वाला पार्ट है ये किससे बनता है, लिपिड से बनता है। इसी तरह आप इस वाली लेयर के अंदर अगर आप देखें तो ये जो हेड है ये किससे बना हुआ होगा, फॉस्फोरस से, और जो टेल है जो बीच में होती है ये किससे बनी हुई होती है, जेलीफिश लग रहा है एग्जैक्टली हाँ, ये आयशा आपने अच्छी बताई है। एक एक जो फॉस्फोलिपिड है वो जेलीफिश जैसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो नीचे भी ऐसा ही है। अब ये लिपिड बाय लेयर है, यानी सेल के बाहर भी आपको फॉस्फोरस नजर आएगा, दो लेयर्स है लिपिड की, और तो सेल के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस। ये जो लिपिड का पोर्शन होता है ये बीच में मौजूद होता है। यहां तक सब साथ है, सबको समझ में आ रही है बात। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना बेटा तो वो उसी वक्त पूछ ले मुझसे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, मैं दोबारा स्टार्ट से नहीं पढ़ा पाऊंगी, सही है। तो जो क्वेश्चन है उसी वक्त पूछ लीजिएगा। बहरहाल तो फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, लिपिड बाय लेयर होता है। अब एक बात समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिक। जो फॉस्फेट वाला पार्ट होता है ना, फॉस्फोरस जो होता है वो कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक होता है। कोई मुझे हाइड्रोफिलिक का मतलब बता सकता है। जो फॉस्फोरस होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि लिपिड कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कोई मुझे हाइड्रोफिलिक का मतलब बता सकता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। जैसा अभी आयशा ने बताया, हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन नहीं है बेटा रहीमा, हाइड्रो मीन्स वाटर, सही है। तो आप फिलिक का मतलब बता दें मुझे, व्हाट डज फिलिक मीन। पोलर सब्सटेंस, पानी फिल हुआ होगा, नहीं नहीं आयशा बोल रहा हूँ आयशा ऊपर जो आयशा है ना, ऊपर उन्होंने जो जवाब दिया है ना वो मुझे बेहतर लग रहा है। इंटरेक्शन नहीं, डिसॉल्व हो जाएगा नहीं। फिलिक का मतलब आयशा ने करीब करीब जवाब दिया था, ये जो ए आई बेटा आयशा AISH है जिनका नाम है भाई। आप अपना अगर आगे सेकंड नेम भी लगा दे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा आयशा है ना क्लास में, तो फिर आपको मुखातिब करने में आसानी होगी। तो अगर आपका सेकंड नेम है ना, वो भी लगा दिया करें, सही है। बहरहाल तो मैं क्या बता रही थी भाई, हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब फिलिक का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग, सही है। जैसा आयशा ने बोला ये पोलर सब्सटेंस है, पोलर का मतलब क्या होगा, यानी ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, ये वाटर को लव करता है, वाटर लविंग सब्सटेंस या वाटर अट्रैक्टिंग सब्सटेंस, सही है। सो हाइड्रोफिलिक मींस वाटर अट्रैक्टिंग। फॉस्फोरस क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस मिनरल होता है ना, तो मिनरल आपको पता होगा वाटर के अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं, सही है। तो फॉस्फोरस इज अ वाटर लविंग सब्सटेंस। जबकि लिपिड कैसा है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिया का मतलब जानते हैं आप लोग, फोबिया। मैं बोलूं कि मुझे फोबिया है किसी चीज से, फोबिया का मतलब पता है, डरना, मुझे डर है, खौफ है।
लिपिड्स जो होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी गलती से, बेटा कभी इत्तेफाक हुआ हो, आप लोगों ने कभी जिंदगी में किचन में कदम रखा हो, अल्लाह तौबा अल्लाह माफी, आपने कभी अगर रखा हो किचन में कदम और कभी खाना पकते हुए गलती से देख लिया हो आप लोगों ने, तो कभी आप लोगों ने देखा है कि भाई खाने पे जो चिकनाई होती है वो ऊपर ऊपर तैर रही होती है और वो पानी के अंदर कभी भी मिक्सअप नहीं होती, कभी गलती से ध्यान दिया है इस बात पे? फातिमा इकराम कह रही है कि दिया है, मुस्कान ने भी चले दिया है, आयशा ने भी दिया है, यानी आप लोग जानते हैं, वाकफियत रखते हैं। अच्छा, बिस्मा ने नहीं देखा कभी? सही है। मुझे पता था ना कोई बच्चा ऐसा निकलेगा जिसने कभी कदम ही नहीं रखा होगा किचन में। इजराम है, अच्छा सॉरी फातिमा, इजराम, सॉरी सॉरी, ओके ओके इजराम, मैं आइंदा करेक्ट करूंगी। तो वाटर और जो जानी पे जानी जगह, अच्छा आपका बड़ा वास्ता रहता है, चले अच्छी बात है। तो तीन तरह के बच्चे मौजूद हैं आपकी क्लास के अंदर, वो जिनका अच्छा खासा वास्ता है, जैसे आयशा है और आमना कह रही है कि जानी पहचानी जगह है, यानी आप लोग बनाती होंगी चीजें वगैरह। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला देखा है, इसका मतलब वो बच्चे वो हैं जो टहलते टहलते जाते हैं ना देखने के लिए कि फ्रिज में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ खाने के लिए, तो वो भी खा जाए, वो पतीली भी झांक लेते हैं कि अच्छा कुछ रखा हुआ तो नहीं है। कुछ बच्चे वो हैं, और कुछ बच्चे बिस्मा जैसे उन्होंने शक्ल ही नहीं देखी कभी कि ऐसा भी कुछ पतीली में बन रहा होता है। तीन तरह की कैटेगरीज है आपकी क्लास में, सही है। तो बिस्मा के लिए मैं अर्ज करती चलो बेटा, बिस्मा चिकनाई जो होती है ना वो कभी भी पानी के साथ मिक्सअप नहीं होती। पानी जो होता है वो ऊपर ऊपर मौजूद, चिकनाई जो होती है वो ऊपर ऊपर होती है, और पानी जो होता है ना वो नीचे मौजूद होता है, ये दोनों आपस में। अच्छा, खाने से मतलब है बिस्मा को, बिस्मा आप बिल्कुल सही जा रही है, सही ट्रैक पे। अच्छा, तो इसीलिए लिपिड को क्या कहा जाता है बेटा, हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर हेटिंग सब्सटेंस है, इट्स अ वाटर रिपेलिंग सब्सटेंस। कुछ होता नहीं है तो खुद ही बनाई खा लेते हैं। अरे आयशा, आप मेरे घर आ जाए बेटा, मेरी भी हेल्प कर दिया करें जरा। बहुत अच्छी बात है वैसे कि किसी पे डिपेंड नहीं होना, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो खुद कर ले अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को समझ में आ गया भाई, फॉस्फोलिपिड के अंदर मैंने आप लोगों को तीन चीजें पढ़ाई हैं। फॉस्फोलिपिड कैसा है, लिपिड बाय लेयर है। अच्छा दे दूंगी, जरूर दूंगी। फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फोरस है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। और लिपिड जो है वो कैसा है बेटा, हाइड्रोफोबिक है, यानी वो वाटर को हेट करता है, वाटर को रिपेल करता है, सही है। ये चीजें हमने पढ़ी है। हेड वाला पोर्शन कौन सा है, फॉस्फोरस, टेल वाला पोर्शन कौन सा है, लिपिड। अब अगर आप लोगों का मुझसे कोई सवाल नहीं है तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि लिपिड, दोनों लेयर्स का लिपिड बीच में क्यों मौजूद है, और दोनों लेयर के फॉस्फोरस जो है वो अंदर और बाहर की तरफ क्यों मौजूद है। यानी अगर आप सेल को बाहर से देखेंगे तो भी आपको फॉस्फोरस नजर आएगा, अगर आप सेल को अंदर से देखेंगे तो भी आपको फॉस्फोरस ही नजर आएगा, लिपिड नजर नहीं आएगा। लिपिड बीच में होता है दोनों के। वाई? लिपिड बीच में क्यों होता है? नहीं रहीमा, ये सही आंसर नहीं है बेटा। एनीवन एल्स? नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। ज्यादा से रिपेल कर सके, नो तलवा। फॉस्फोरस लिपिड को प्रोटेक्ट, नहीं प्रोटेक्शन भी नहीं है सोना, दोनों लेयर को अलग रखने के लिए नहीं, जैसा ऐसा भी नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर होते होंगे। आयशा का जवाब बहुत करीब करीब है, बहुत करीब करीब है।
चलिए मैं बता देती हूँ भाई आंसर आगे। देखिए सेल के बाहर भी आपकी बॉडी जो है ना वो 70% वाटर से बनी हुई है। तो सेल का जो बाहर वाला एरिया होता है ना वहां पर भी पानी मौजूद है, पानी भरा हुआ है। और सेल के अंदर आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर मौजूद है। फास्फोरस को अंदर और बाहर की तरफ इसलिए रखा गया है ताकि वाटर जो है वो इससे मिलकर रह सके आराम से, वाटर को मुश्किल ना हो। अब खुद सोचिए अगर बाहर लिपिड मौजूद होता तो वाटर तो इतना दूर पाया जाता, वाटर करीब आ ही नहीं सकता था लिपिड के। और अगर अंदर भी लिपिड होता तो वाटर यहाँ पे मौजूद होता, कभी भी लेयर के करीब आता ही नहीं। सही है ना? तो क्योंकि सेल के बाहर भी 70% वाटर मौजूद है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में 90% वाटर मौजूद है, इसलिए अंदर और बाहर फास्फोरस को रखा गया है क्योंकि ये वाटर लविंग सब्सटेंस है। आराम से वाटर इसके साथ करीब करीब होके मौजूद रह सकता है। सही है? और दूसरा जवाब इसका सीधा सीधा ये था बेटा कि क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है, सेल को अल्लाह ताला ने बनाया। भाई हमें क्या पता भाई, अल्लाह ताला की मर्जी, जो बाहर रखे जो अंदर रखे। एक तो जवाब ये था, बट अगर साइंटिफिक आंसर की तरफ आप जाएं तो साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को बाहर रखा गया है ताकि वो वाटर के साथ आराम से घुल मिल सके। सही है? आयशा सना का आंसर जो था वो काफी करीब करीब था। आप लोगों को फॉस्फोलिपिड समझ में आ गया? मैं प्रोटीन की तरफ जंप कर जाऊंगा, कोई सवाल तो नहीं है? ओके ठीक है। अब इस नेक्स्ट डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको फॉस्फोलिपिड की जो बाय लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स हैं, उसमें आपको ये बॉडीज नजर आ रही है फंसी हुई। उसमें आपको ये एम्बेडेड बॉडीज नजर कर गई बेटा, जंप कर गई मैं, और आपको ये बॉडीज नजर आ रही होगी एम्बेड हुई है, यानी फंसी हुई है फॉस्फोलिपिड के अंदर। ये क्या है? प्रोटीन्स है। सही है? अगर आप इन प्रोटीन्स को देखें तो आपको कुछ प्रोटीन्स ऐसे नजर आएंगे, और से देखें इस डायग्राम को, आपको कुछ प्रोटीन्स ऐसे नजर आएंगे जो पूरी की पूरी लिपिड बाय लेयर को क्रॉस कर रहे हैं, यानी वो ऊपर से लेके पूरा नीचे तक रन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं इनको काट के दिखाया हुआ है, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक मौजूद है। और कुछ प्रोटीन्स आपको नजर आएंगे जो सेल के सिर्फ बाहर की तरफ है या सेल के सिर्फ अंदर की तरफ है, वो पूरे सेल की थिकनेस को क्रॉस नहीं कर रहे। सबको नजर आ रहे हैं? दो तरह के प्रोटीन्स हैं, एक वो जो पूरी की पूरी सेल की लेयर को क्रॉस कर रहे हैं, लिपिड बाय लेयर को क्रॉस कर रहे हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ मौजूद है, ऊपर से बाहर से शुरू हो रहे हैं पूरा अंदर तक जा रहे हैं। और एक वो है जो सिर्फ या तो बाहर की तरफ है या सिर्फ या तो अंदर की तरफ है, यानी एक साइड पे मौजूद है। सबको दोनों तरह के प्रोटीन नजर आ रहे हैं बेटा? तो वो प्रोटीन्स जो पूरी लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं, पूरी जो चौड़ाई है, विड्थ है सेल मेम्ब्रेन की, उसको क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं बेटा? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। सही है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंट्रिंसिक, बल्कि एक मिनट, नेक्स्ट बल्कि छोड़े, एक मिनट, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। डेफिनेशन के लिए नहीं बेटा, नोट्स के लिए, पूरे नोट्स आते हैं इसमें। सही है? राइट अ शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट में आपने सभी कुछ लिखना होता है। बहरहाल वो प्रोटीन जो पूरी विड्थ को क्रॉस कर रहा है लिपिड बाय लेयर की, वो क्या कहलाता है बेटा? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। अब उस प्रोटीन पे आ जाए जो सिर्फ एक तरफ मौजूद है, या तो अंदर या बाहर, ऐसा प्रोटीन क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। समझ में आई बात? वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, आपको बाहर भी नजर आएगा, अंदर भी नजर आएगा, वो कहलाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक का एक और नाम होता है इंटेग्रल प्रोटीन। अभी आगे जब नोट
नोट्स आएंगे तो आप देख लीजिएगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम एक और नाम क्या देते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो सेल की एक साइड में मौजूद होगा, या तो अंदर मौजूद होगा या बाहर मौजूद होगा, ऐसा प्रोटीन क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसका बिस्मा ने एक अच्छा आंसर दिया। इसको एक और नाम दिया जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अच्छा अब मैं फंक्शंस बता देती हूँ जल्दी। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना बेटा, जो ऊपर से लेके पूरा नीचे तक मौजूद है, ये असल में क्या बना रही होती है, चैनल बना रही होती है। आप देखिए यहाँ पे ये बीच में खुली हुई है और बीच में एक रास्ता बन रहा है, एक चैनल बन रहा है। ये चैनल किनके लिए होता है, वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स या वो मटेरियल्स जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। फॉस्फोलिपिड कैसा है, लिपिड है ना फॉस्फोलिपिड, उसमें से वाटर सॉल्यूबल चीजें तो नहीं गुजर सकती। तो वो तमाम की तमाम चीजें जो वाटर सॉल्यूबल होती हैं, वो किससे गुजरती है, इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन से गुजरती है। समझ में आ रही है बात सबको? तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या बना रहा होता है बेटा, चैनल बना रहा होता है वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस के गुजरने के लिए। तो इट फॉर्म्स अ चैनल वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को। वाटर सॉल्यूबल क्या आ जाते हैं, हमारे पास आइंस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स है, सही है। ये सब क्या है, वाटर सॉल्यूबल, सब सॉल्ट्स है बहुत सारे, वो सब क्या है, वाटर सॉल्यूबल। तो उनके गुजरने के लिए कौन सा रास्ता होता है फिर, इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो लिपिड बायलेयर से क्रॉस नहीं होते। अब आ जाते हैं हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे या पेरिफेरल प्रोटीन पे। इनका काम क्या होता है बेटा, ये रिसेप्टर की तरह फंक्शन करते हैं। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज अ रिसेप्टर? व्हाट इज अ रिसेप्टर? पेरिफेरल प्रोटीन्स वर्क एज अ रिसेप्टर। जैसा आप किस चीज को रिसीव कर सकते हो, कोई मैसेज रिसीव हो, ओके चले मैसेज रिसीव होता है, लाइट रिसीव होती है, अनुषा ने भी सही बोला है। हीट, हीट नहीं अनुषा, लाइट आपने बिल्कुल सही बोला है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी मैसेज को जो ब्रेन की तरफ से आ रहा है उसको रिसीव कर सकते हैं, या कोई भी स्टिमुलस, कोई भी सिग्नल जो बॉडी के अंदर आता है ना, वो उसको रिसीव करने के काबिल हो। एक्सीलेंट आंसर, आप सबने सही बताया, सही है भाई। ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं भाई, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स रिसेप्टर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दोनों प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शन समझ में आ गए आप लोगों को? आयशा सना, रिसेप्टर्स बेटा बॉडी में हर सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। स्किन और मसल में नहीं होते, हार्ट में भी होते हैं, आपके आईज में भी होते हैं, आपके टंग में भी होते हैं, इंटेस्टाइन, हर जगह पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, सही है। अच्छा जी, तो अब हम जल्दी से नोट्स पे आ जाते हैं। वही जो मैंने आप लोगों को बातें अभी वर्बली बताई है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग कॉपी करना चाहें कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले। कॉपी कर रहे हैं आप लोग या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा जब सब फारिग हो जाए, आगे मैं आगे बढ़